हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ और सेकेंड पार्ट आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके पहले बातचीत कर चुके हैं कि हमारा प्रिंसिपल्स क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, क्या रूल्स या गाइडलाइंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है मैनेजमेंट में, वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो आज हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप टेक्स्ट मैसेज करके कोई भी हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को विथ इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक है, तो वो हमें कुछ यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं रियलिटी के लिए। तो देखते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो हमारी जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है, यानी हमें अपने बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम, उसका क्या उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, मतलब एक रियल हमें जो है यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखते हैं। Adhere to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations and circumstances। तो अगर हम मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझे रहते हैं तो हमें एक नॉलेज भी मिलता है, एक एबिलिटी और एक हमारी सोच बन जाती है कि जो हमारे मैनेजरियल सिचुएशंस आ रही हैं या सर्कमस्टेंसेस हमारे बिजनेस में आ रही हैं, उसमें हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, किस सिचुएशन में किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, इट विल ऑल्सो इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। तो ये हमें ये भी बताती है कि हम अपनी जो पास्ट में हमने गलतियां की हैं, जो पिछली गलतियां की हैं, उसको आगे हम नहीं ना करें। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीधी सी बात है, जो अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हुए अपने बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो रिसोर्सेज है उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जो काम हम पहले से जिसके बारे में पढ़ चुके हैं उसके बाद हम उस काम को करने चलते हैं तो हम ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट देते हैं एज कंपेयर टू उस पर्सन से जिसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से हमारा रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और इफेक्टिव तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब है कि हम जो डिसीजंस बिजनेस में लेते हैं एज अ मैनेजमेंट या एज अ मैनेजर, हम जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो साइंटिफिक होते हैं। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, क्योंकि साइंस का मतलब क्या हो गया कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको हमें फॉलो करना है। तो कुछ साइंटिफिक हमारे रूल्स या रेगुलेशंस है जिनके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते अपने बिजनेस में, और उनको साथ में लेकर के ही हमें अपने और बदलाव करने हैं और चीजें करनी होती है। तो मीन्स हम साइंटिफिक डिसीजंस लेते हैं, ऐसे ही हवा में कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं। ठीक है, हम अपने अनुभव के बेस पे और सब कुछ सोच समझ करके एक रूल्स और रेगुलेशंस को जानकारी रख करके उनकी, तब जाकर के कोई डिसीजन हम अपने बिजनेस में लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
तो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम इजिली मीट कर पाते हैं या जान पाते हैं अगर हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ा है तो, उनको समझा है तो। जैसा कि इसमें लिखा भी है, ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस, तो जैसा कि हमें पता है कि प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। बट दे आर मॉडिफाइड एंड एज सच हेल्प मैनेजर्स टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस है, इनको हम अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो हम अपने इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, जनरल गाइडलाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी हमारे जो रूल्स होते हैं इसमें वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हम अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के प्रति, उनको भी आसानी से फुलफिल कर पाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस बिजनेसेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब हम अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं पब्लिक की, ठीक है, अपने बिजनेस को स्पेशली जो है फुलफिल करते हैं सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव ऑल्सो इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड्स, ठीक है। तो जो हमारे मैनेजमेंट की थ्योरीज या प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस उसमें हैं। आगे देखते हैं। So if one were to talk of equity today, it does not apply to wages alone. Value to the customer, care for the environment, dealings with business associates would also come under the purview of this principle. तो हमारे प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि हमें अपने कस्टमर्स को वैल्यू देनी चाहिए, अपने इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए, अपने बिजनेस एसोसिएट्स को अच्छे से डील करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो हमारे अगर हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो हमारी एक मैनेजमेंट के लिए, अच्छे मैनेजर के लिए एक ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी। तो हमारी जो मैनेजमेंट की थ्योरी है उसका एक कोर होता है प्रिंसिपल्स, ठीक है। एज सच दीज आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इन प्रिंसिपल्स को हम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में, उनके एजुकेशन और रिसर्च में भी यूज करते हैं, यही हमारी बेसिस होती है, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर द एंट्रेंस टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इज प्रीसीडेड बाय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर हमें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस लेना है तो हमें सबसे पहले मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। डू यू थिंक दैट दीज टेस्ट वुड हैव बीन डेवलप्ड विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? तो क्या आपको लगता है कि वो जो टेस्ट हम देते हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बिना बनाए जाते हैं? एंड हाउ दे मे बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस? दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारे मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए एक ग्राउंड वर्क तैयार करता है, हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन also teach these principles as part of their curriculum at the beginners level। तो अगर हम बिगिनर्स लेवल पे या देखें, प्राइमरी लेवल पे देखें तो BBA और MBA में भी हमें ये प्रिंसिपल्स पढ़ने ही होते हैं, उनके करिकुलम का भी ये पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, कि हम इससे अपने रिसोर्सेज का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा पाते हैं, ठीक है। हम अपने रूल्स रेगुलेशंस को मॉडिफाई कर पाते हैं सिचुएशन के बेस पे, ये रियल प्रिंसिपल्स बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ठीक है। तो अगर हम टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं और कुछ टेक्निक्स भी दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर ने प्रिंसिपल्स उतने ज्यादा नहीं दिए जितनी टेक्निक्स दी हुई है। जबकि हम हेनरी फ्योल की बात करें तो उन्हें हम केवल प्रिंसिपल के बेस पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 14 या 15 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और टेलर की बात करें तो टेलर्स के जो टेक्निक्स होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने अपने मैनेजमेंट में क्या कहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द
important stream of one of the schools of thought refer to as a classical school। तो क्लासिकल जो स्कूल्स होते थे तो वहां पे इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। द अदर टू स्ट्रीम्स बिलोंगिंग टू द क्लासिकल स्कूल्स आर फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। तो फ्योल्स की एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी भी है, ठीक है, और वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी है। वी विल नॉट बी डिस्क्राइबिंग ब्यूरोक्रेसी हियर। तो इधर हम ब्यूरोक्रेसी को नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, बल्कि ए डिस्कशन ऑफ फ्योल्स प्रिंसिपल्स हाउएवर विल फॉलो द डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे देखते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो कि मार्च 1856 मार्च 21 1915 के थे, ठीक है, वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। तो टेलर की बात करें तो टेलर हमारे अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। हु शॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल इफिशियंसी, जिन्होंने इंडस्ट्रियल इफिशियंसी को इम्प्रूव किया था, ठीक है। इन 1874 ही बिकम एन अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट लर्निंग फैक्ट्री कंडीशंस एट द ग्रॉस रूट्स लेवल। ही अर्न अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो टेलर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली थी। He was one of the intellectual leaders of the efficiency movement and was highly influential in reshaping the factory system of production. You must appreciate that he belonged to the era of the industrial revolution characterized by mass production. तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एरा से बिलोंग करते थे। चलिए आगे देखते हैं। You must also appreciate that every new development takes some time to be perfected. Taylor's contribution must be seen in the light of the efforts made to perfect the factory system of production. तो टेलर के भी अलग जो थे परफेक्ट, टेलर का ये मानना था कि वो डेवलपमेंट तभी कोई चीज डेवलप होती है परफेक्टली जब हम उसमें ज्यादा वर्क करते हैं या ज्यादा टाइम देते हैं, ठीक है। टेलर थॉट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। तो टेलर के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टेलर बिलीव दैट कॉन्टेम्परेरी मैनेजमेंट वाज amateurize and should be studied as a discipline. He also wanted that workers should cooperate with the management and thus there would be no need of trade unions. तो अगर वर्कर्स हमारे मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ट्रेड यूनियंस की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसा टेलर का मानना था, ठीक है। द बेस्ट रिजल्ट वुड कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन अ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स। तो इनका मानना था कि जो बेस्ट रिजल्ट है वो तभी आता है जब पार्टनरशिप होती है ट्रेन्ड और क्वालिफाइड मैनेजमेंट की, वो भी कोऑपरेटिव और इनोवेटिव वर्कफोर्स से। तो ईच साइड नीडेड द अदर। तो इनके हिसाब से कि मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर और जो हमारा वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। He is known for coinage of the term scientific management in his article The Principles of Scientific Management. तो ये जो इन्होंने आर्टिकल बनाया था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। पब्लिश्ड इन 1911। आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम बेथलेहम स्टील कंपनी ही रॉट अ बुक शॉप फ्लोर विच सोल्ड वेल। तो इन्होंने जो है वहां से फायर्ड होने के बाद जो है क्या किया था, शॉप फ्लोर बुक बनाई थी, ठीक है। He was selected to be the president of the American Society of Mechanical Engineers from 1906 to 1907 में इन्हें जो है ASME यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर का प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। He was a professor at Tuck School of Business and Dartmouth College founded in 1900। तो इसमें जो है पूरी टेलर की हिस्ट्री दी गई है कि टेलर क्या क्या किए थे या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें उनकी हुई थी, ठीक है। तो अगर हम सिंपली इनके प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो टेलर के प्रिंसिपल थे वो ज्यादा फोकस किस पे करते थे, स्टैंडर्डाइजेशन पे करते थे, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं साइंटिफिक, उनको फॉलो करने पे इनका मेन फोकस होता था, ठीक है। तो चलिए इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। In earlier days of the Industrial Revolution, in the absence of an established theory of factory organization, factory owners or managers
relied on personal judgment in attending to the problems they confronted in the course of managing their work. This is what is referred to the rule of thumb. तो इन्होंने रूल ऑफ थंब की बात की थी. मैनेजिंग फैक्ट्रीज बाय रूल ऑफ थंब इनेबल देम टू हैंडल द सिचुएशन एज दे अरोज बट सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच. For their experiences to be evaluated, it was important to know what works and why does it works. तो चलिए हम इनकी थ्योरीज पे ही चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि स्टोरी तो बहुत दी हुई है इसमें. तो पहला जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया है टेलर ने, वो दिया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो इनका मतलब है, मानना है मतलब कि साइंस जो है वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता. ठीक है, यानी कि जो हमारा साइंस है वो उसमें जो रूल्स या स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनको हमें फॉलो करना होता है. हम ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते अपने बिजनेस में. ठीक है, यानी कि वो रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई अंगूठे का काम नहीं है कि हमने बस सोच लिया और कर दिया. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. हमें जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही उनके बेस पे ही डिसीजंस लेने होते हैं, काफी एक्सपीरियंस करने के बाद. ठीक है, तो यही इसका मतलब है. देख लेते हैं. टेलर pioneered द इंट्रोडक्शन of the method of scientific inquiry into the domain of management practice. We have already referred to the limitations of the rule of thumb approach of management, as different managers would follow their indigenous rule of thumb. It is but a statement of the obvious that all would not be equally effective. तो ये जस्ट लाइक एक स्टेटमेंट है कि आप अपने अंगूठे की तरह उसे ना समझिए. कोई भी डिसीजन आपको बिजनेस में लेने हैं तो उसको सोच समझ कर लीजिए. टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी. तो टेलर का ये मानना था कि केवल एक ही बेस्ट मेथड होता है इफिशियंसी को मैक्सिमाइज करने का. ठीक है, दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. और वो मेथड तभी डेवलप होता है जब हम स्टडी करते हैं और एनालिसिस करते हैं. वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि हमने ऐसे ही बिना स्टडी किए बिना एनालिसिस किए कर दिया. ठीक है, द मेथड सो डेवलप शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो मेथड हमारा क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूट होता है रूल ऑफ थंब का. आगे देखते हैं. साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी. तो साइंटिफिक मेथड जो है उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है ट्रेडिशनल मेथड्स का वर्क स्टडी पे. यूनिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड. तो हमें एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करना होता है काफी स्टडी करने के बाद, काफी एनालिसिस करने के बाद. विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिक्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज्ड. तो इनके हिसाब से हर चीज प्लान्ड और मैनेज्ड होनी चाहिए. दिस कैन रिजल्ट इन ट्रमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल. तो कोई चीज अगर हम प्लान करके मैनेज करते हैं तो हमारी एनर्जी भी बचती है और टाइम भी बचता है. ठीक है, आगे देखते हैं. इन द प्रेजेंट context, the use of internet has brought about dramatic improvement in internal efficiency and customer satisfaction. तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे इंटरनेट की बात करें हम तो ये एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है जो कि हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज भी कर रहा है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है इससे. ठीक है, अब जो सेकंड रूल इन्होंने दिया था, एक तो रूल ऑफ थंब का दिया था, दूसरा इन्होंने जो रूल दिया था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज दैट मैनेजर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स. तो इनका मानना ये था कि जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो मैनेजर्स और वर्कर्स यानी ओनर्स और वर्कर्स के बीच का जो लिंक है उस पे निर्भर करता है कि कितना फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा. ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों साथ मिलके नहीं चलेंगे तो वो बिजनेस सही से नहीं चल पाएगा. दो में से एक भी अगर एक दूसरे से नाराज रहेंगे या सही से काम नहीं करेंगे, सब अपने मन की करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, सीन्स एज मैनेजर दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स. तो मैनेजर का काम है कि वो वर्कर्स से काम करा ले. इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू to appreciate that there always existed the possibility of a kind of class conflict.
ठीक है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, द मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। टेलर रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर्स। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होंगे तीनों के बीच में तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, he emphasized that there should be complete harmony between the management and workers। तो टेलर का ये मानना था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में एक कंप्लीट हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पोर्टेंट। दोनों को रियलाइज करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी या इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, टू अचीव this state, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers। तो अगर इस स्टेज को, हार्मोनी वाली स्टेज को हमें अचीव करना है तो टेलर का मतलब है कि हमें कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन करना है ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के लिए। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, in such a situation even trade unions will not think of going on strike its। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है कि कोई भी ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे ना जाए। ठीक है, वो आपको कोऑपरेट करे। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट को अपने कंपनी में अगर कोई गेन हो रहा है तो उसको शेयर करना चाहिए वर्कर से। एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। तो वर्कर्स को भी अपना अच्छे से काम करना चाहिए। बोथ शुड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। दोनों एक फैमिली का पार्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज मोर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू वन एंड द सेम, that prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accomplished by prosperity or the employees and vice versa। तो अगर हमें लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करना है तो दोनों का जो है कोऑपरेट करना जरूरी है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट प्रिंसिपल टेलर ने दिया है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो टेलर का ये मानना था कि हमें जो है कोऑपरेट करके चलना है अपने मैनेजमेंट में, अलग अलग सबको नहीं सोचना है, सबको अपनी सोच को एक जैसा बनाना है। ठीक है, देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल वाइज नहीं सोचना है, आपको मैनेजमेंट और लेबर दोनों को एक साथ कोऑपरेट करके चलना है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, उसका नया वर्जन है। ठीक है, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। तो अगर हमें कंपटीशन को रिप्लेस करना है तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे को के लिए जरूरी है, दोनों को एक दूसरे की नीड है। ठीक है, For this, management should not close its ears to any constructive suggestions made by the employees। तो इसके लिए मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को भी वैल्यू देना होगा, उनके भी सजेशंस को वैल्यू देना होगा। ठीक है, अपने कानों को बंद नहीं कर लेना होगा जब वो कोई सजेशंस दे। They should be rewarded for their suggestions which result in substantial reduction in cost। तो अगर एम्प्लॉयज कोई सजेशंस दे रहे हैं तो हमें उसके लिए उनको रिवॉर्ड देना होगा, रिवॉर्ड भी देना चाहिए अगर उनके सजेशंस अच्छे और यूजफुल हो। ठीक है, दे शुड बी द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं वर्कर्स भी, तो अगर वर्कर्स कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस दे रहे हैं तो हमें उनके सजेशंस को लेना चाहिए, उसके बेस पे डिसीजंस भी लेने चाहिए, इससे वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। At the same time, workers should desist from going on the strike and making unreasonable demands on the management। उसी तरीके से जो वर्कर्स हैं उनको जो है अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए मैनेजमेंट से, स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज में नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है इनके प्रिंसिपल का कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए मैनेजमेंट में, लेबर को मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, मैनेजमेंट को लेबर या वर्कर को कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कहने का मतलब इतना सा है कि आप हमारे बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं सबका ईच एंड एवरी पर्सन का हमें डेवलपमेंट करना चाहिए इस तरीके से कि वो अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सके। ठीक है। इंडस्ट्रियल efficiency depends to a large extent on personal competencies. As such, scientific management also stood for worker development. Workers' training was essential also to learn the best method developed as a consequences of the scientific approach. Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in right from the process of employee selection. तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो ट्रेंड होंगे उतना ज्यादा वो इफिशियंट अपना रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड। सभी पर्सन को हमें साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको सेलेक्ट करना चाहिए। देन वर्क असाइन शुड सूट फॉर हिज फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। और उसी पर्सन को वो काम कर देना चाहिए जो उसके लायक है या फिर वो जो काम कर पा रहा है। ठीक है। उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली कैपेबल है, तभी हम उसको वो काम दे। ठीक है। तो जो काम जिसको सूट करता है उसको देना चाहिए। तो ओवरऑल ये आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, टेलर द्वारा जो दिए गए हैं, जो हमने पढ़े। अब अगला टॉपिक है आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर ने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।